कोई व्यक्ति किसी एक विधा का ही वह अक्सर धनी होता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति अच्छा चिंतक हो, अच्छा लेखक हो, अच्छा वक्ता भी हो और जो कुछ भी वह सोचता है, वह लिखता है, वह बोलता है, उसको व्यवहारिक धरातल पर उसी रूप में व्यवहारिक धरातल पर उतार सके, ये ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा बिरले ही लोगों में होती है। यानी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्ता बनना तो ये सबके लिए संभव है, लेकिन परमार्थ सिद्धि के लिए निमित्त बनना ये सौभाग्य बिरले ही लोगों को प्राप्त होता है। और मुझे लगता है कि उन बिरले लोगों में स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी थे, जो अच्छे चिंतक भी थे, एक बहुत उत्कृष्ट कोटि के लेखक भी थे, एक अच्छे वक्ता भी थे, प्रखर वक्ता भी थे, तो साथ साथ अपने पूज्य पिता के द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हिंदी दैनिक जागरण को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो एक व्यवहारिक धरातल उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया, वह देश और दुनिया उसे देख रही है। मैं आज उनके 86वें जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे मिलने का और उनके नज़दीक, बहुत नज़दीक रह करके कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने संसद में उनके व्यक्तित्व को सुना है, उनके साथ मिलकर के संसद में कार्य किया है। आज़ादी के बाद के भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक आंदोलन से राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान दैनिक जागरण समाचार पत्र के प्रधान संपादक के रूप में उनकी प्रखर लेखनी के माध्यम से जन चेतना के ज्वार को उभरते हुए देखा है और साथ ही साथ सम विषम परिस्थिति में अपने मूल्यों और अपने सिद्धांतों से डिगे बगैर न केवल साहित्य साधना के लिए बल्कि लोक आराधना के लिए भी कैसे कार्य किया जाता है, इसको मैंने बहुत नज़दीक से महसूस किया है, नज़दीक से मैंने देखा है। आज उनकी जन्म जयंती के इस अवसर पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी को जानना है तो 1990 के दशक के दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठों को हमें उलटना पड़ेगा।
हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर उनकी रचनाओं का अवलोकन करना पड़ेगा। भारतीयता के प्रति, भारत की सनातन संस्कृति के प्रति, भारत के मूल्यों और आदर्शों के प्रति, भारत के मानबिंदुओं के प्रति और भारत के महापुरुषों के प्रति उनके मन में क्या भाव थे, ये उनके इन ग्रंथों के माध्यम से हम सब जान सकते हैं और उनके ज्ञान की उस गहराई को भी हम लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत कम है कि किसी पत्र का प्रधान संपादक और देश के अंदर अग्रणी पंक्ति का लोकप्रिय हिंदी दैनिक के प्रधान संपादक मैं अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति इतनी गहराई हो, इतनी गंभीरता हो, वह बहुत कम देखने को मिलता है। और ये हम लोगों ने दैनिक जागरण के प्रधान संपादक के रूप में स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी को देखा है और उनकी लेखनी से देश में एक नए ज्वार को भरते हुए भी हम लोगों ने महसूस किया है। स्वाभाविक रूप से जहां उनमें साहित्य के प्रति, धर्म संस्कृति के प्रति, अध्यात्म के प्रति इतनी गंभीरता और गहनता थी, वहीं सहजता, सरलता और किसी भी अहंकार से शून्य एक साधुता भी थी, सहजता थी। वो हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया, क्योंकि संसद सत्र के दौरान या अन्य अवसरों पर भी जब कहीं कहीं किसी भी स्तर पर भेंट होती थी, मुलाकात होती थी, वे अक्सर इन मुद्दों पे चर्चा करते थे और पूरी सहजता के साथ हर एक की बात को सुनने की सामर्थ्य भी थी और बड़ी शालीनता के साथ उन प्रश्नों का जवाब देने का सामर्थ्य भी था। ये बिरले ही महापुरुष ऐसे होते हैं और जिसमें परमार्थ सिद्धि के लिए जिन लोगों में निमित्त बनने की क्षमता होती है, वही तो लोग बंधे हो जाते हैं। स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी ने एक पत्रकार के रूप में कार्य किया, प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया, एक लेखक के रूप में कार्य किया, एक समाज सेवी के रूप में भी कार्य किया और देश की सर्वोच्च पंचायत में जाकर के एक राजनेता के रूप में भी जनता की आवाज और देश की संसद में बने। लेकिन उन्होंने कभी किसी भी अवसर पर एक पत्रकार की मर्यादा को भंग नहीं होने दिया। उन्होंने कभी भी दैनिक जागरण के लिए निर्धारित जो मानक थे, जो मर्यादाएं थीं, उनका उल्लंघन कभी नहीं होने दिया। और यही कारण है कि हम लोगों ने दैनिक जागरण को शून्य से शिखर तक स्थापित होते हुए देखा है, महसूस किया है। यह जब भी किसी संस्थान को इस प्रकार का योग्य नेतृत्व मिलता है तो उसकी प्रगति का मानक इसी रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आज जब हम एक ऐसे महामानव की जन्म जयंती के इस कार्यक्रम में वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड में भी वर्चुअल संवाद के माध्यम से जुड़ रहे हैं,
मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके इस जन्म जयंती कार्यक्रम के अवसर पर दैनिक जागरण परिवार ने एक संगोष्ठी लोकतंत्र में मजबूत सरकार या मजबूत विपक्ष विषयक रखा है। मेरा यह मानना है लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, और ये इसलिए क्योंकि इसमें एक राजा से लेकर एक रंक तक, एक महल में रहने वाले धनाढ्य व्यक्ति से लेकर के झोपड़ी में रहने वाले एक इंसान तक सबको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उसके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। हम सब लोकतांत्रिक परंपरा में जीने वाले लोग हैं और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम सबको आगे बढ़ने, देश की समृद्धि और देश की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और मेरा यह मानना है कि लोकतंत्र का सबसे सशक्त माध्यम कोई है तो वह है संवाद। संवाद के बगैर कोई लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ सकता। ये संवाद हर एक स्तर पर होना चाहिए और इसलिए लोकतंत्र के लिए एक संवेदनशील सरकार और एक जिम्मेदार विपक्ष, इन दोनों की बराबर भूमिकाएं हैं। लेकिन संवेदनशील कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हो सकता, कमजोर सरकार नहीं हो सकती। इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं। एक मजबूत सरकार, जो सरकार न केवल जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके बल्कि लोक कल्याण के पक्ष को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की हिचक से उभर करके कार्य कर सके। लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सरकार इसलिए आवश्यक है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील होकर के कार्य कर सके। और इस दिशा से भारत के अंदर हम लोगों ने पिछले 2 दशक के अंदर मजबूत सरकार भी और मजबूर सरकारों के चित्रण को बहुत नजदीक से महसूस किया है। मजबूर सरकार किस प्रकार से अपने स्वयं के सत्ता स्वार्थ के लिए देश की सीमाओं के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करती है, कैसे जन आकांक्षाओं को धूल दूषित करती है, कैसे अपने स्वार्थ के लिए भारत की परंपरा और संस्कृति पर प्रहार करती है, और कैसे देश के अंदर गठबंधन सरकार के माध्यम से अविश्वास और अराजकता का कारण बनता है। इस देश ने 2004 से 2014 के अंदर वह दृश्य बहुत नजदीक से महसूस किया है। लेकिन एक मजबूत सरकार कैसे जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकती है, लोक कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती के साथ धरातल पर उतार सकती है, न केवल आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की पूरी जवाबदेही के साथ कार्य कर सकती है, अपितु वैश्विक मंच पर
देश के गौरव और सम्मान को कैसे आगे बढ़ा सकती है। 2014 से 2020 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही मोदी सरकार के कार्यों के माध्यम से हम सब नजदीक से इसको महसूस करते हैं। ये देश की जनता को स्वयं भी इस बात का अनुभव देश की जनता ने किया है कि एक कमजोर और मजबूर सरकार देश के हितों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करती है। यह आपने देखा होगा हर एक स्तर पर। आज भारत का कोई दुश्मन भारत के अंदर आकर के भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकता। उसे मालूम है इसकी क्या कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले ये सब होता था। हमने इसको एक नियति मान लिया था क्योंकि वे अंदर से भी मजबूर थे और बाहर से उन्होंने देश को भी मजबूर कर दिया था। यह उनकी एक कमजोरी हर एक स्तर पर देखते हुए बन रही थी और वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा धूल दूषित होती थी, कोई सम्मान नहीं था। आज दुनिया के अंदर कोई ऐसा मंच है जहां पर भारत शक्ति संतुलन का कार्य न कर रहा हो, जहां पर भारत के बगैर विश्व व्यवस्था का संचालन करना किसी के लिए संभव हो पा रहा हो। यह नेतृत्व पर और सरकार को जनता के द्वारा दिए गई ताकत पर निर्भर करता है और यह पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। एक मजबूत सरकार जन आकांक्षाओं की पूर्ति का कार्य कैसे कर सकती है। इस देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ गरीबों के लिए बने हुए शौचालय, 3 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में बने हुए आवास, 4 करोड़ गरीबों को मिले हुए विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी की योजना, 12 करोड़ गरीबों के लिए 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ। या फिर अगर हम देखें यह योजना इस सरकार का हिस्सा हो सकती है, सरकार के अपने घोषणा पत्र का पार्ट हो सकता है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी तो किसी सरकार का घोषणा पत्र नहीं था, किसी पार्टी का घोषणा पत्र भी नहीं था। इस प्रकार की महामारी में कैसे लड़ा जाना चाहिए। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गईं, भारत पूरी ताकत के साथ डटा रहा और आज यही कारण है कि कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट, कोविड-19 की रिकवरी रेट दुनिया के अंदर भारत की सबसे कम है। सबसे ज्यादा है तो CFR सबसे कम है, यानी डेथ रेट सबसे कम है, रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है, पॉजिटिविटी सबसे कम है। यानी ये कुछ अच्छी चीजें इस रूप में देखने को मिली, लेकिन ये अचानक एक दिन में नहीं आया। इसके लिए प्रयास हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दौरान कई बार व्यक्तिगत रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद बनाया, देश की जनता से संवाद बनाया, जनता कर्फ्यू की घोषणा की, 4 चरणों में लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन के बाद संक्रमण के रेट को नियंत्रित करने के साथ ही हम लोग अनलॉक की ओर भी बढ़ सकें, इसके लिए संवाद को उन्होंने माध्यम अपनाया जनता से, सरकारों के साथ।
अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी तैयार करवाई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज कराया, सर्विलांस को बेहतर करवाया, टेस्टिंग की क्षमता में वृद्धि करवाया, और जो तबका सर्वाधिक प्रभावित होने वाला था उस प्रत्येक तबके के लिए इस प्रकार की घोषणा, गरीब कल्याण पैकेज में 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था जो अभी भी जारी है, वृद्धजनों के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए पेंशन ऑनलाइन उनके अकाउंट में जा सके, डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जा सके, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डीबीटी के माध्यम से उनके पास पहुंच सके, छोटे व्यापारियों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का एक स्पेशल आर्थिक पैकेज, पीएम आर्थिक पैकेज की घोषणा करके लघु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ये कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ते गए और जिसका परिणाम है कि पॉजिटिविटी रेट सबसे कम, सीएफआर सबसे कम, लेकिन रिकवरी सबसे अधिक। इस महामारी को कैसे मात देना है, अभी दवा नहीं, अभी किसी प्रकार का कोई भी न दवा है न किसी प्रकार की कोई वैक्सीन है, लेकिन तब भी इतनी सफलता अब तक प्राप्त हुई है। ये नेतृत्व पे निर्भर करता है, और नहीं तो अक्सर आपने देखा होगा महामारी आती थी, बहुत सारे लोग, कोई भी वेक्टर, कोई भी वायरस हमला करता था, लोग छुप जाते थे। याद करिए, अगर आज से 100 वर्ष पहले प्लेग की महामारी के समय के दृश्य को देखें, गांव के गांव साफ हो गए थे, व्यापक पैमाने पे मौतें हुई थी। 100 वर्ष पहले जो सरकार रही होगी, इसका मतलब वह संवेदनशील नहीं थी, जनता के द्वारा नहीं चुनी गई थी, इसलिए लोग मरते गए। पहले बीमारी ने, बाद में अकाल ने व्यापक पैमाने पर मौत की एक लंबी श्रृंखला खड़ी कर दी थी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन आज देश सुरक्षित स्थिति में है, एक संवेदनशील और एक समर्थ सरकार के कारण, एक मजबूत सरकार के कारण। मजबूत सरकार मजबूती के साथ फैसला ले सकती है, मजबूती के साथ अपनी हर प्रकार की नीतियों को क्रियान्वित कर सकती है। आज देश के अंदर एक मजबूत सरकार है, तो सरकार बिना किसी हिचक के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। कोई भेदभाव कहीं नहीं, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न मत और मजहब के आधार पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनना है तो इस एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र क्या है? इसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास में। इसका मंत्र है सबके विश्वास में। हमने कभी नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के लोगों का अधिकार है। हमने तो कहा भारत की 135 करोड़ जनता का अधिकार है भारत के संसाधनों पर, और इसलिए जिसके पास है उसको बंधन, जिसके पास नहीं है उसके माथे पर योजनाओं का चंदन। यह है सरकार का कार्य। भेदभाव किसी के साथ नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, कोई दुराव नहीं। योजनाओं का लाभ सबको मिलेगा। हमें अक्सर इस बारे में लोग चर्चा करते हैं, कहते हैं साहब आप लोग जो है योजनाएं बनाते हैं, लेकिन योजनाओं का सर्वाधिक लाभ वर्ग विशेष के लोग ले रहे हैं। हम कहते हैं क्योंकि वह अब तक की सरकारों ने उसे वंचित रखा, उसे मत और मजहब के आधार पर विभाजित किया, उसके पास नहीं है। यह समाज का दायित्व बनता है कि हम उसको दें, और सरकार इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए ही आई है। योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब याद करिए, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय उपलब्ध कराए गए। 3 वर्ष में 30 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराए गए।
व्यापक पैमाने पर शासन की हर योजना हर एक के घर तक पहुंचाने का कार्य किया गया। लेकिन इस सब में जहां एक मजबूत सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, उन कार्यों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जहां पर सरकार का ये घोषणा हो, प्रधानमंत्री जी अक्सर इस बात को कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, हमारे लिए देश पहले है, पार्टी इसके बाद है, परिवार उसके बाद है, और इसके बाद स्वयं, अपना स्वयं का हित आता है। अगर नेशन फर्स्ट है तो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर क्या विपक्ष को जिम्मेदारी का परिचय नहीं देना चाहिए? लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा में विपक्ष कितनी जिम्मेदारी का परिचय दे रहा है? हम लोगों ने समय समय पर विपक्ष की इस नकारात्मक भूमिका को देखा होगा। भारत की आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए। इस आर्थिक समृद्धि में सरकार योजनाएं बनाती हैं, उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी करती है। क्या एक जिम्मेदार विपक्ष को नहीं चाहिए कि वह भी कुछ अच्छे सकारात्मक सुझाव देकर के इसमें अभिवृद्धि करे? लेकिन नहीं, मेन मीक निकालना, बाल की खाल निकालने की स्थिति जैसी स्थिति एक गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कुछ नेताओं के वक्तव्य अक्सर आप सुनते होंगे, देखते होंगे। ये चीजें इस बात को बताती हैं कि हमें ना लोक कल्याण से मतलब है, हमें ना राष्ट्र कल्याण से मतलब है, न आंतरिक सुरक्षा से मतलब है, न बाह्य सुरक्षा से, न वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और भारत के सम्मान को लेकर के। अगर इस प्रकार का गैर जिम्मेदार विपक्ष अगर मजबूत हो जाता है तो लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वह तो षड्यंत्र कर रहा है हर एक स्तर पर। वो एक सकारात्मक सोच के साथ अगर आगे बढ़े, रचनात्मक सुझाव दे, जहां पे सरकार लोकतंत्र विरोधी कार्य करे, जहां पर सरकार के कार्य लोक कल्याणकारी न हो, राष्ट्र के लिए हितकारी न हो, वैश्विक मंच पर राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्र के सम्मान के प्रतिकूल हो, एक जिम्मेदार विपक्ष को वहां पर मजबूती के साथ विरोध करना चाहिए। लेकिन जहां पर सरकार लोक कल्याण के लिए कार्य कर रही हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ मजबूती से डट करके फैसले लेकर के कार्य कर रही हो, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हो, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सरकार के इन फैसलों के साथ कदम से कदम मिलाकर के नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर मोहर लगाएं। लेकिन क्या विपक्ष कर पा रहा है? एकदम विपरीत आचरण है। यानी अगर पाकिस्तान प्रस्त आतंकी भारत के अंदर घुस करके कहीं पर किसी आतंकी वारदात को अंजाम दे दें तो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके यहां पर सरकार की आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं। अगर कोई हमारा दुश्मन देश भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करने का प्रयास करता है और हमारे जवान उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं तो सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने की बजाय दुश्मन की भाषा विपक्ष के कुछ नेता बोलने लगते हैं। वैश्विक मंच पर भारत आज जिस एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा है, वहां पर भारत के सम्मान के साथ गौरव की अनुभूति करने की बजाय हम वहां पर भारत को हे दृश्य देखते हुए और
वहां पर अपने स्वयं के नेतृत्व की का माखोल उड़ाने का प्रयास करें, ये क्या दृश्य है। और इसलिए मेरा यह मानना है, लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सरकार बहुत आवश्यक है। हां, मजबूत सरकार संवेदनशील हो, और 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो संवेदनशीलता हर एक मोर्चे पर, हर एक मंच पर, हर एक कार्य के माध्यम से हमें देखने को मिला है। इसी प्रकार से जहां ये कार्य हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने, और लोकतंत्र में लोग 10 प्रकार की बातें कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में असली ताकत तो जनता के पास ही है। हो सकता है हम फैसला, या कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से किसी बात को अपने तरीके से बोल सकता है, वो बोलने के लिए स्वतंत्र भी है, लेकिन अंततः फैसला तो जनता को करना है। और 2014 में भी और 2019 में भी इस देश की जनता ने साबित करके दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने, भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने, लोक कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूती के साथ एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ साथ, अगर कहीं देश का दुश्मन कहीं आंख उठाने का प्रयास कर रहा है तो उसके साथ किस तरीके से निपटा जाना चाहिए, इस पर देश की जनता ने अपनी मुहर लगाई है। वैश्विक मंच पर भारत के मानवों का सम्मान किस रूप में होना चाहिए, केवल वैदेशिक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि भारत के भी कुछ अपनी प्रतिष्ठा है, भारत की अपनी एक परंपरा है, भारत के अपने कुछ मानबिंदु हैं, इनको किस रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हजारों वर्षों की योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर मान्यता मिले, विश्व योग दिवस उसका उदाहरण है। चीन जैसा कम्युनिस्ट देश भी आज योग के साथ झूम रहा है। दुनिया के 200 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़ करके, भारत की ऋषि परंपरा की इस गौरवशाली परंपरा के साथ जुड़ करके, इस कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, सबसे पहला प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हैंडशेक के बजाय हाथ मिला करके, हाथ जोड़ करके लोग अभिवादन करना सीखें। दुनिया के अंदर आपने दुनिया के तमाम देशों के नेताओं को देखा होगा, जर्मनी हो, फ्रांस हो, या फिर अन्य देशों के, अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भी हाथ जोड़ करके ही अभिवादन करना प्रारंभ कर दिया। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ, प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। यह काम पहले भी हो सकता था। क्या कर रहे थे 1947 से लेकर के 2017 तक लोग, बहुत सारे लोग आए थे, योग को सम्मान नहीं मिल पाया। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण योग को वैश्विक मान्यता मिली। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण कुंभ को वैश्विक मान्यता मिली। 100 से अधिक देशों के राजदूत प्रयागराज में उपस्थित होते हैं। 187 देशों ने कुंभ के कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की। एक स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ, एक भव्य कुंभ और एक दिव्य कुंभ के रूप में बदल सकता है, यह भी प्रयागराज की धरती में देश और दुनिया ने देखा है। हम लोग किस रूप में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह सरकार पर निर्भर करता है। जहां पर लोग राम और कृष्ण की परंपरा को ही मिथक मानते हो, उनसे क्या आप उम्मीद करते हैं कि भारत की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे? यही तो होता रहा। लोग तो बोलते थे कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने में भी कोई संकोच नहीं होता उन लोगों को।
कैसे उम्मीद करते हैं? जिसको अपनी गौरवशाली परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर जो लोग गौरव की अनुभूति ना कर सकते, उसकी रक्षा कहां से कर पाएंगे? उसको वैश्विक प्रतिष्ठा कहां से दिला पाएंगे? और यही अंतर है। लोकतंत्र के लिए यह मजबूत सरकार, नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा हो, तो वह लोकतंत्र के और राष्ट्र के हित में है, विश्व शांति के हित में भी है। लेकिन अगर यह नेतृत्व किसी और के हाथ में मिले तो लोकतंत्र का गला घोंटने में भी देर नहीं करते हैं, ये भी देखा है। लेकिन विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में, एक सकारात्मक भूमिका के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये नकारात्मकता किसी के हित में नहीं है, न विपक्ष के हित में, न लोकतंत्र के हित में, न समाज के हित में। उत्तर प्रदेश या देश दोनों के अंदर विपक्ष एक नकारात्मक भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। और समस्या के समाधान के लिए नहीं, समस्याओं को उलझाने में विश्वास ज्यादा रखता है। और इसलिए विरासत में समस्याओं का एक लंबा पोथा उन्होंने देश को भी दिया, प्रदेश को भी दिया। इसलिए वह कभी भी उस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकता। और इसलिए मैं चाहूंगा कि वास्तव में लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों को पूरी मजबूती से इसका प्रखर समर्थन किया था स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी ने। तो लगातार कार्य करते रहे, उनकी लेखनी इनके लिए चलती रही। दैनिक जागरण ने सम विषम परिस्थितियों में हिम्मत हारे बगैर लगातार भारतीय संस्कृति के प्रति, भारत के लोकतंत्र के प्रति, भारत की परंपरा के प्रति उनके क्या दायित्व होने चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा तैयार करते हुए, उस लक्ष्मण रेखा का पालन करते हुए निरंतर कार्य किया है, निरंतर आगे बढ़कर के कार्य किया है। और आज भी स्वर्गीय पूर्णचंद गुप्त जी के द्वारा जो मर्यादाएं तय की गई, जो लक्ष्मण रेखा स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी ने निर्धारित की, दैनिक जागरण परिवार उसका पालन करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। अपने पूर्वजों के प्रति मुझे लगता है किसी भी संस्थान का सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है कि हम अपने पूर्वजों के बताए हुए उन मार्गों का अनुसरण करते हुए समृद्धि के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, मैं आज के इस अवसर पर स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, दैनिक जागरण परिवार को बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि नित नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होते हुए दैनिक जागरण परिवार लोकतंत्र के प्रति, पत्रकारिता के प्रति जिस प्रकार की गरिमापूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, यह निरंतर आगे करता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।